A very warm welcome to all the students. आज हम विलास एकेडमी में बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा लेक्चर शुरू था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब हम लास्ट हमारे लेक्चर में हम ये देख चुके हैं कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, क्या प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, और आज हमें देखना है आरडीएनए टेक्नोलॉजी और हमारी एप्लीकेशंस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के। देन इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पेक्ट होता है बायोटेक्नोलॉजी का। Then the phenomena like biopatent and biopiracy. Okay, moving forward, हम कार्ल एरेकी नाम के इंसान हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है 1990 में ये टर्म बायोटेक्नोलॉजी को कॉइन किया था। ओके, ये हमें पता है, फिर ये हमें डेफिनेशन पता है कि इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिक्सचर को ही हम क्या कह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, देन हम ये भी देख चुके थे कि देयर आर टू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजीज, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मॉडर्न में ओनरशिप होती है बेटा, मॉडर्न में आपको ओनरशिप होती है, मीन्स पेटेंट वगैरह आप करवाते हैं एंड आपको बहुत सारे मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स है इसका यूटिलाइजेशन करना होता है, दैट इज पीसीआर मशीन, माइक्रो एरेज, सेल कल्चर। ओके, सो यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ मशीनरीज हियर। ओके, नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज समथिंग, केमिकल इंजीनियरिंग इज समथिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहाँ क्या है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं बेटा, मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल कर रहे हैं टू गेट द डिजायर्ड जीन और प्रोडक्ट। ओके, देन फर्दर केमिकल इंजीनियरिंग भी हमने देखी थी। ठीक है, अब केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, मेंटेनिंग द स्टेराइल एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, थेरापेटिक्स एक्सेट्रा। तो ये केमिकल इंजीनियरिंग है जहाँ पे आप केमिकल्स बना रहे हैं। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमें देखना है बेटा टेक्निक फॉर जीन क्लोनिंग एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा जीन क्लोन होता है, मतलब मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनेंगे, है ना, जीन के, डीएनए के, और कैसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्क करती है। ओके, नाउ if you will look at the very first process, ठीक है, अब हमको बेटा जीन क्लोनिंग मतलब क्या होता है कि in gene cloning the gene of known function can be transferred from its normal location into the cell. Of course it does not contain it via suitable vector. ठीक है, अब जीन क्लोनिंग में क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा जीन है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं वाया द सुटेबल वेक्टर। ठीक है, कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ इसका रेप्लिकेशन नॉर्मली होगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि जब हमें जीन को क्लोन करना है ना, हमें डीएनए को क्लोन करना है, तो पहली बात बेटा हमें जीन को लेना भी तो पड़ेगा ना। जीन को लेना पड़ेगा इन द सेंस क्या कि हमारे पास जो जीन है उसको हमें आइसोलेट, या एक डीएनए, एक पूरा डीएनए है, उसमें से कुछ फ्रेगमेंट, डिजायर्ड जीन जो है हमारा, वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हमें अलग करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट टेक्निक आरडीएनए टेक्नोलॉजी की जो है, ये टेक्निक है द यूज ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आपका डीएनए मटेरियल सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ऐसी एक मशीन होती है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एनोड रहता है। ओके, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कैथोड रहता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है बेटा कि हम जब करंट पास करते हैं, यहाँ पे आपके वेल्स बनाए हुए रहते हैं। ओके, यहाँ पे आपके वेल्स बनाए हुए रहते हैं, ये आपके वेल्स है। ओके, अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा डीएनए मटेरियल, हमारे प्रोटीन्स जो भी हमें सेपरेट करना रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, वो हम यहाँ पे पोर कर देते हैं ये वेल्स में। वेल्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डीएनए जो है वो यहाँ तक के रन करेंगे, कुछ डीएनए जो है वो काफ़ी आगे चले जाएंगे, कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको यहीं आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब आप इससे क्या एनालाइज कर सकते हो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड भी होता है देखने के लिए। ओके, यहाँ से आप क्या एनालाइज कर सकते हैं बेटा कि ये वाला जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, मैं थोड़ा डार्क कलर ले लूँ, ये जो पर्टिकुलर डीएनए है दिस इज लाइट वेट डीएनए। ठीक है, ये क्या है, लाइट वेट डीएनए है हमारा। क्यों हम इसे लाइट वेट बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं और वो रेस में दौड़ रहे हैं, सबसे हल्का बच्चा सबसे फास्ट दौड़ पाएगा, राइट। जो मोटा रहेगा वो तो पहले ही थक जाएगा। ठीक है,
बैठ जाएगा। सबसे छोटा बच्चा सबसे दूर दौड़ पाता है, राइट। तो वैसे ही हमारा सबसे छोटा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या सबसे लो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोटीन सबसे आगे जाता है। ओके, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफोरेसिस के अलावा यहाँ पे कुछ बताया गया है, दैट इज आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जनरली सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल, जैसे हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारा डीएनए नेगेटिव से कहाँ जाता था, पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे नेगेटिव कैथोड, यहाँ पे पॉजिटिव एनोड, तो यहाँ से इधर की तरफ हमारा डीएनए जाता था बिकॉज इट इज नेगेटिवली परमेबल और अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स द नेगेटिव थिंग। ओके, आरएनए प्रोटीन्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिसके वजह से आपकी जो जेल रहती है वो जेल के ऊपर से ये ट्रांसफर होता है ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट इज अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज दैट इज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा पॉलीएक्रिलामाइड, ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, पेज एसडीए लिखा है, सॉरी ये एसडीएस होता है, दैट इज सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं, तीन तरीके के दिए, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एसडीएस दैट इज सोडियम डोडिसाइल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये तीन तरीके की आपकी जो मशीन्स है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपका डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया? नाइस। नाउ अब हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन? तो अब मान लेते हैं कि मैंने ये डीएनए में से मेरा ये डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल जो है मेरा, ठीक है, ये जो मेरा डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल है, मैंने इसको अलग करना है। ठीक है, ये मेरा डिज़ायर्ड डीएनए है, ठीक है, मैंने ये अलग कर लिया। ठीक है बेटा, बट ये वाला जीन तो मेरे सिर्फ एक ही प्रोजेनी में काम आएगा ना, बट आई रिक्वायर इट्स 1000, 10,000 मिलियंस ऑफ कॉपीज। कैसे मिलेगी मिलियंस ऑफ कॉपीज? तो हमारी ये वाली जो मशीनरी है ना, कौन सी मशीनरी है हमारी? पीसीआर, जिसको आप क्या कहते हैं, थर्मल साइक्लर, इसे थर्मल साइक्लर भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? जीन क्लोनिंग की मशीन है, ये जीन्स बनाता है, मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स डीएनए बनाता है, जीन मल्टीप्लिकेशन करता है, प्रोड्यूस करता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर डिजायर्ड जीन। अब मेरा ये वाला जीन मान लो कि ये बहुत डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसमें अगर मैंने ये किसी प्लांट में या किसी एनिमल में डाल दिया तो ये डिजीज रेजिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर क्या हो गया मेरा डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये मेरा डिजायर्ड जीन है। अब ये डिजायर्ड जीन की मेरे को मल्टीपल कॉपीज चाहिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसको बहुत सारा करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज द बिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, ये बनता है बेटा। और ये भी ऐसे वैसे नहीं, हाई एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी के साथ बनता है, और कुछ घंटों में मिलियन ऑफ कॉपीज आर रेडी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, डीएनए कंटेन द डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ द जीन। अब ये डीएनए क्या करता है, डीएनए में हमारा डिजायर्ड था, ये वाला जीन था डिजायर्ड, ठीक है, हमने उसको अलग कर लिया। ओके, यहाँ तक के समझ में आया। देन एक्सेस ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे प्राइमर्स डालने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, प्राइमर क्या होता है? तो ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 17 to 30 न्यूक्लियोटाइड के, राइट। तो अब यहाँ पे मतलब आपको क्या देखने मिलेगा कि एक प्राइमर है, प्राइमर में ठीक है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, देन थाइमिन। ऐसा एक में ही नहीं होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट AGAT ऐसे एक चेन रहेगी बेटा डीएनए की मटेरियल की, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहलाता है ये। ओके, देन डीएनटीपीज, ठीक है, जितने भी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये जो चारों आपके डीएनडीपीज है, ठीक है, ये आपको डालने पड़ेंगे। पहले प्राइमर लगेगा, ठीक है, प्राइमर लगने के बाद ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स को लगाएगा। अब प्राइमर लग गया, हमारा डीएनए था यहाँ पे, ठीक है, ये प्राइमर आके बाइंड हुआ पहले डीएनए के साथ, फिर अब ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड जैसे जी, फिर ए, ये लगते जाएंगे और हमारा डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ते जाएगा। ओके, नाउ अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज
अब यहाँ पे थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज भी यूज़ होता है, दैट इज टेक डीएनए पॉलीमरेज जिसे बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर होता है बेटा 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज ऑल्सो नोन एज टेक पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये जो टेक पॉलीमरेज है दैट इज थर्मो एक्यूरेस पॉलीमरेज डीएनए, तो यहाँ पे ये क्या करता है, हाई टेम्परेचर में सस्टेन कर जाता है, 90 to 98 डिग्रीज में भी ये वर्क करता है, ठीक है। अप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशियम आयंस भी आपको लगता है, ठीक है। ये जो थर्मल साइक्लर है इसी को बोला जाता है पीसीआर मशीन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारा पीसीआर कैसे वर्क करता है बेटा, हमें वो देखना है, ठीक है। अब हमारा पीसीआर कैसे वर्क करता है, तो हमारा पीसीआर वर्क करता है बाय द 3 प्रोसेसेस, ठीक है। आपको ये 3 प्रोसेसेस याद रखनी है। हमारी पहली प्रोसेस होती है बेटा डीनेचरेशन, दूसरी प्रोसेस होती है एनिलिंग ऑफ प्राइमर, तीसरी प्रोसेस होती है आपकी एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर, ठीक है। डीनेचरेशन, एनिलिंग, एंड एनिलिंग मतलब अगेन टू जॉइन एंड टू एक्सटेंड, ठीक है। एंड थर्ड इज एक्सटेंशन, ठीक है। अब आपको देखना है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए बेटा, तो आपको यहाँ पे डिजायर्ड आपका जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। डिजायर्ड जीन के साथ आपको प्रेजेंट रहना चाहिए, प्राइमर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। टेक एंजाइम प्लस मैग्नीशियम आयंस होने चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास डीएनटीपीज होना चाहिए, तो डीएनटीपीज आपको कौन कौन से रहते हैं, एडेनिन रहेगा आपके पास, गुआनिन रहेगा आपके पास, साइटोसिन रहेगा आपके पास, थाइमिन रहेगा। तो ये सारे के सारे फ्रेगमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए फॉर व्हाट, डीएनए रेप्लिकेशन। अब हमारा जब नया जीन बनेगा तो लगेंगे ना, राइट। तो हमारा डिजायर्ड जीन तो ये है ना, सही बोल रहे हैं मैम, हमारा डीएनए तो ये है। अब हमारे डीएनए में ये बॉन्ड्स थे, ठीक है। अब क्या होगा, पहले हमारे जो डीएनए है, ठीक है, हमारा ये जो डीएनए है बेटा, ठीक है, ये वाला जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है, अब हमारा ये जो डिज़ायर्ड डीएनए है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो गया, यस। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले आपका प्राइमर लगता है, ठीक है। अब ये छोटा छोटा प्राइमर, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये हो गया आपका प्राइमर लग गया, ठीक है। देन आपका अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन शुरू होगा और आपका यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ये आपका डीएनए बन के रेडी है। तो यहीं पे ये एक रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब ऐसे रिएक्शन नंबर ऑफ टाइम्स चलते हैं, ऐसे साइकिल्स बेटा नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं और मिलियंस ऑफ कॉपीज आपकी बन जाती है, ओके। ये हुआ सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जैसे कि रेप्लिकेशन होता है। अब फर्दर व्हेन वी मूव वी सी दिस, ठीक है। आपके बुक में ये डायग्राम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका फर्स्ट कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन आपने डाल दिया, ठीक है। आपके पास ट्यूब्स रहते हैं जिसमें पर्टिकुलर रिएक्शन होता है, तो आपने, अब आपको नेकेड इससे नहीं दिखेगा कि रिएक्शन हो रहा है, ओके। नाउ आपने डिजायर्ड जीन डाल दिया, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ बेटा, डीनेचरेशन। आपको टेम्परेचर याद रखना है 90 to 95 और 98 डिग्री सेल्सियस में आपका डीनेचरेशन हो गया। डीनेचरेशन मतलब टूट गए, आपके दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है डीनेचरेशन, डीएनए टूट गया, डीनेचर हो गया, डीनेचर मतलब टूट गया, ठीक है। देन एनिलिंग होती है बेटा, ठीक है। एनिलिंग मतलब ये आपके दो सेपरेट स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड बना मेरा आधा, एक स्ट्रैंड बना मेरा आधा। अब क्या होगा बेटा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम कितने टेम्परेचर में काम कर रहा है, 70 to 75। क्या कर रहा है, पहले लगा दे रहा है प्राइमर, क्या लगा दे रहा है, प्राइमर। अब प्राइमर ही तो आगे चीजें एक्सटेंड करता है ना, तो प्राइमर लग गया, ठीक है। अब प्राइमर लगेगा, फिर एक्सटेंशन होगा विद द डीएनटीपीज। ये पूरा एक्सटेंशन होने के बाद आपकी 2 कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड जीन बन गई, ओके। फिर ये 2 कॉपीज फिर से डीनेचर होगी, फिर से वो बनेगा, फिर ऐसे कॉन्टिन्यूसली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती जाएगी। फिर ये 2 के 4, 4 के 8, ऐसे ये जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी डन, ओके। अब एनिलिंग जो है बेटा, ठीक है, एनिलिंग में क्या होता है 40 to 60, पहले टेम्परेचर 90 to 98 था डीनेचरेशन के टाइम पे, क्योंकि चीज़ें तोड़नी थी, बॉन्ड्स ब्रेक करने थे। अब यहाँ पे 40 to 60 डिग्रीज पे आपका क्या होगा, जो रिएक्शन मिक्सचर है वहाँ पे आपका प्राइमर लग जाएगा, ओके। कूल डाउन हो गया सीक्वेंस थोड़ा सा, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका, फिर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बेस पेयरिंग होगी जिसको आप एनिलिंग कह रहे हैं, ठीक है। अब ये एनिलिंग क्या होगा, फिर थर्ड स्टेप में आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आफ्टर एनिलिंग 70 to 75, और यहाँ पे आपको थर्मोस्टेबल
टेक डीएनए पॉलीमरेज जो है ये इसके वजह से आपके जो डीएनटीपीज है वो आपके एड ऑन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इन एन ऑटोमेटिक थर्मल साइक्लर द अबव 3 स्टेप्स आर ऑटोमेटिकली रिपीटेड 20 to 30 टाइम्स। अब ये जो प्रोसेस है 20 से 30 बार उस थर्मल साइक्लर में होगी और 2n कॉपीज बनेगी, जो मतलब मल्टीपल मिलियंस ऑफ कॉपीज आपकी बन के रेडी हो जाएगी। ओके, नाउ फर्दर वी सी बायोलॉजिकल टूल्स फॉर जीन क्लोनिंग। बायोलॉजिकल टूल्स क्या होते हैं बेटा? तो बायोलॉजिकल टूल्स मतलब ही जो हमारे एंजाइम्स लगने वाले हैं, हमारा डीएनए लाइगेज लगने वाला है, हमारे न्यूक्लियेजेस लगने वाले हैं, हम इसी को क्या कहते हैं बेटा? हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग के बायोलॉजिकल टूल्स, ठीक है बेटा। लाइजोजाइम्स एंजाइम है, न्यूक्लियेजेस एंजाइम है बेटा। 2 तरीके के न्यूक्लियेजेस हमने पढ़ना है, ठीक है। अब हमारे एंडोन्यूक्लियस होते हैं और एक्सोन्यूक्लियस होते हैं। ओके, नाउ अब ये हमारा फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, हाँ मैम अब थोड़ा खराब सा बना है बट आप समझने के लिए समझिए मेरी बात कि यहाँ पे बेटा अगर एंड पे कट लगेगा, ठीक है, एंड पे अगर कट लगेगा तो वो लगाता है बेटा आपके एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। और अगर बीच में कट लगा, अंदर कट लगा तो एंडोन्यूक्लियस लगाते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको? देन एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं? तो एक्सोन्यूक्लियस जो रहते हैं आपके, वो आपके न्यूक्लियोटाइड को अंदर से कट लगाते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स में अंदर से कट लगाते हैं। और एक्सोन्यूक्लियस जो रहते हैं वो बाहर से कट लगाते हैं, एंडोन्यूक्लियस अंदर से कट लगाता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस बेटा, ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ऐसे न्यूक्लियसेस होते हैं बेटा जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को पढ़ के बीच में कट लगाते हैं, ठीक है। मतलब मान लो कि मुझे शर्मा आंटी के घर जाना है, ठीक है, बट शर्मा आंटी, ठीक है, झा आंटी और एनीबडी एल्स, ठीक है, दुबे आंटी, ये तीनों साथ में रहते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी बेटा? रिकॉग्नाइज करूंगी शर्मा आंटी का घर कौन सा है। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए मान लो मैंने मेरे दिमाग में, ठीक है, सब पूरे बंगलोज ट्विन एकदम सेम बंगलोज है सबके, ठीक है। अब मुझे शर्मा आंटी के ही घर जाना है, तो मुझे शर्मा आंटी के घर अगर जाना है देन आई विल मेक सम रिकॉग्नाइजेशन साइट कि चलो भाई आंटी के घर के सामने क्या है, तो आंटी के घर के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, उनके घर में बहुत सारे डॉग्स है। तो अब आपको पता है ना कि कहाँ आपने रिकॉग्नाइजेशन करना है। तो ऐसी ही रिकॉग्नाइजिंग साइट्स होती है जो हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रहते हैं वो एकदम सिलेक्ट करते हैं कि भाई इधर ही जाना है हमको, है ना। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में भी रिजल्ट इन द डीएनए फ्रेगमेंट्स विद द ब्लंट कोहेसिव एंड्स। और हाँ बेटा, अब यहाँ पे ब्लंट एंड्स मतलब और कोहेसिव एंड्स मतलब स्टैगर्ड एंड्स मतलब क्या होता है? जैसे मानिए AGTC, ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? AGTC, तो ATTCGA, TCGA, ओके। तो इधर से AGTCA, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, AGTC सॉरी AGTC। अगर आप AGTC ऐसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखे और उसमें ऐसा बीच में कट लगे तो आप इसको बोलते हैं बेटा ब्लंट एंड्स, ठीक है, इसको आप ब्लंट एंड्स बोलते हैं, ठीक है। और अगर मानिए कुछ ऐसा अगर कट लगे, ओके, कुछ ऐसा अगर कट लगे ऐसे जिगजैग पैटर्न में, तो आप उसको बोलते हैं जो है स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब जो है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये कट लगाते हैं और ये ब्लंट कट्स लगाएंगे कहीं, ठीक है, ये कहीं ब्लंट कट्स लगाएंगे, कहीं कोहेसिव, कहीं कोहेसिव को ही आप स्टिकी बोलते हैं और स्टैगर्ड बोलते हैं, ओके। तो ये कट्स आप लगाएंगे फर्दर। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, मैंने बताया ये बहुत चालू रहता है, ठीक है। अगर इनको बोला तुम शर्मा, झा और दुबे, किसी के भी तीनों में से किसी के घर, एक के घर जाना है आपको, तो आप शर्मा ही के घर कैसे जाएंगे? शर्मा जी के घर कैसे जाएंगे? बिवेयर ऑफ डॉग्स देखे, क्यों? आपने रिकॉग्नाइज किया है उनको बाय दैट बोर्ड, रिकॉग्नाइजेशन साइट, है ना। तो वैसे ही बेटा इनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है कि किधर कट मारना है, ठीक है, काटने वाले हैं ये, लेकिन किधर कट करना है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देयर आर
ठीक है। अब यहाँ पे उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, जैसे मेरा बिवेयर ऑफ डॉग, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स की एक चेन रहेगी, सिमेट्रिकल आपको ये दिखेंगे, जैसे CTT AAG GAA TTC। तो यहाँ पे आप 3' to 5' पढ़ो वही चीज़ है, ठीक है, और 3' to 5' पढ़ो वही चीज़ है, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला वर्ड लिया बेटा रेडार, ठीक है, रेडार। अब मैं यहाँ से यहाँ भी पढ़ूंगी तो मैं इसको रेडार ही पढ़ूंगी, और मैं इसको यहाँ से यहाँ भी पढ़ूंगी तो मैं इसको रेडार ही पढ़ूंगी, राइट। तो ये वाली जो सीक्वेंस होती है बेटा, ऐसी सीक्वेंसेस को आप बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं आप इसको? यस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रहता है, व्हेन रीड ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड 3' to 5' और 5' to 3', इट रीड्स द सेम, ये सेम चीज रीड करता है बेटा, ठीक है। इधर से भी रेडार, उधर से भी रेडार, इधर से भी CTT AAG, इधर से भी CTT AAG। ओके, समझ में आया? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। When enzyme recognizes the sequence, it breaks। अब यहाँ पे EcoR1 के बारे में बात की गई है बेटा। EcoR1 ये जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, एंजाइम है, सॉरी, ये जो एंजाइम है ये आपको AG के बिटवीन ही कट देता है, ठीक है, AG के बीच में ही कट देता है। रिस्ट्रिक्शन एंड कटिंग में आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, जब DNA फ्रेगमेंट जब कट होता है, ये ब्लंट एंड दे सकता है, ये कोहेसिव एंड दे सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख सकता है, ये आपके बुक में भी है ये चार्ट, थोड़ा सा माइट भी ब्लर दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। ये है बेटा आर्थोबैक्टर ल्यूटियस, ठीक है। ये क्या है आपका? आर्थोबैक्टर ल्यूटियस, जिसका नाम क्या है? ALU1। तो पहले यहाँ पे A, ठीक है, स्पीशीज जीनस A लगेगा, फिर सेकेंड का LU लगा, और 1 क्या है बेटा? ये नंबर, मतलब कौन से नंबर का जो है स्ट्रेन जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो दैट गिव्स आउट दिस काइंड ऑफ नेम ALU1। ये क्या है आपका? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। कहाँ कट लगाता है बेटा? AGCT, ठीक है, वैसे ही TCGA ऐसे देखेंगे अगर आप, तो ये एकदम ब्लंट कट लगाता है, मतलब ये दोनों को बीच से कट कर देता है, गेटिंग? ये बीच से कट कर देता है। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? ब्लंट एंड्स कहते हैं, ब्लंट एंड्स। ब्लंट मतलब देखो, ब्लंट, ब्लंट में ये ऐसा सीधा लाइन आ रहा है तो सीधा कट, ब्लंट, ठीक है। देन स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स में आपको S दिख रहा है, तो ये थोड़ा जिगजैग पैटर्न में कट करता है, ठीक है। तो EcoR1 इज नोन फॉर जिगजैग कट, सॉरी, EcoR1 इज नोन फॉर जिगजैग कटिंग। ये देखिए जिगजैग कटिंग कर रहा है। और LU1, ठीक है, LU1 जो है ये आपका, LU1 जो है आपका वो ब्लंट कट कर रहा है, ठीक है। आप दो नाम बेटा, ये नाम आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे आपको ALU1 और HIN2 दिख जाए वो ब्लंट एंड्स दे रहे हैं। EcoR1 BEMH1 जो है वो आपको स्टिकी एंड्स दे रहे हैं, ठीक है। स्टिकी एंड मीन्स जिगजैग एंड्स, ब्लंट एंड मतलब सीधा कट। ओके, गेटिंग? आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि बेटा कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी टाइप्स होते हैं। तो क्या टाइप्स होते हैं? तो दे फंक्शन साइमल्टेनियसली एज एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज, ठीक है। अब यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस की तरह ये काम करते हैं टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और मिथाइलेज का वो काम करते हैं, ठीक। इको K1 जो है ये उसका एग्जाम्पल है। देन यहाँ पे टाइप 2 ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, जैसे EcoR1, ओके, BG2, दे कट DNA स्पेसिफिक साइट्स विद इन द पैलिंड्रोम। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, सबसे ज़्यादा यूज होता है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का। दे हैव सेपरेट क्लीविंग एंड मिथाइलेशन एक्टिविटीज़, मतलब ये अपना DNA हार्म नहीं करते, ठीक है। अब मान लो कि इनको सेम रिकॉग्नाइजेशन अपने भी DNA में दिख रही है, ये अपने DNA को नहीं हार्म करेंगे, ये करेंगे दूसरे के DNA को हार्म, ठीक है। तो इनका वर्क बहुत स्पेसिफिसिटी से होता है बेटा, ठीक है। टाइप 3 they cut at the specific non-palindromic sequence that is HPA1 and MBO1, ठीक है। यहाँ पे ये non-palindromic साइट पे आपको ये भी MCQ आ सकता है कि which type of restriction enzyme cut the non-palindromic sequence, तो that is type 3। कौन से ऐसे होते हैं जिनका सेपरेट क्लीविंग होता है, तो दैट इज टाइप 2। और साइमल्टेनियसली जो एंडोन्यूक्लियस का काम और मिथाइलेज का काम करें, दैट इज टाइप 1। ओके, देन कम्स द क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट फिर से बात है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर बेसिकली गाड़ी है, ठीक है। वेक्टर्स आर DNA molecules that carry the foreign DNA segment and replication inside
एंड रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल। ठीक है, वेक्टर क्या करता है बेटा, जैसे मानो मेरा ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है मेरी, ठीक है, ये वेक्टर मतलब गाड़ी, वेक्टर मतलब गाड़ी, ठीक है, ये मेरा वेक्टर है, सॉरी ओके, ये मेरा वेक्टर है, हाँ जी बन गया वेक्टर। अब डूइंग इज वेक्टर, ओके, अब ये जो मेरा वेक्टर है बेटा, यहाँ पे मेरा ये वाला जो साइड है, ठीक है, ये वाला जो साइड है, यहाँ पे मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला जो साइड, आई होप आपको दिख रहा है, ये मेरा क्या बन गया बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, अब ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिज़ायर्ड जीन, ठीक है, ये मैं ये मैं यहाँ से कट करूँगी, ये हम ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा डिज़ायर्ड जीन हो गया। ठीक है, अब ये डिज़ायर्ड जीन हो गया और ये आपका पिंक कलर का हम वेक्टर बना देते हैं। ठीक है, ये अब मान लीजिए कि डिज़ायर्ड जीन ले रहे हैं हम ये बैक्टीरिया से, और ये डिज़ायर्ड जीन हमको यहाँ डालना है। ठीक है, अब हमको ये यहाँ डालना है और यहाँ ये जो वेक्टर है यही पहुँचाएगा टारगेट साइट पे। अगर ये टारगेट साइट है, यहाँ के अंदर हमारे जीन को ये वाले टारगेट साइट, ये वाले जीन के पास पहुँचाना है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो जीन है ये हमारे वेक्टर में कैसे लगेगा, तो अब ये हमारा वेक्टर में ये वाला जीन हमको पहले तो इसको कट करना पड़ता है। ओके, पहले तो आप इसको क्या करोगे, कट करोगे और फिर आप इसको ऐसे ऐसे इंसर्ट कर दोगे आपका जेनेटिक इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो, और उसके बाद ये आप ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ। तो इस तरीके से आपका ये जो काम है ये होता है। ठीक है, ये जो है वेक्टर्स ये कौन से टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, ये फॉरेन डीएनए कैरी करते हैं, मतलब डीएनए जो हमारा डिज़ायर्ड है, डिज़ायर्ड डीएनए को ही आप फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं, वो लेता है अपने अंदर और वो उसको ट्रांसफ़र कराता है बेटा टू द होस्ट, वट एवर होस्ट इज रिक्वायरिंग दैट डीएनए। ओके, अब प्लाज्मिड्स के फेमस टाइप ऑफ वेक्टर्स है T1 प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। ठीक है, दिस इज T1 प्लाज्मिड जो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से बना है। देन PBr322 प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड का ही फॉर्म है। PUC इज ऑल्सो प्लाज्मिड फॉर्म। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया, दैट इज PUC। ठीक है, देन बैक्टीरियोफेजेस में M3 एंड लैम्ब्डा वायरस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन प्लाज्मिड की बात करें तो आपके पास T1 और TI प्लाज्मिड है। ठीक है, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस का PBR है। ठीक है, PUC है। ठीक है, ये पूरे बेटा प्लाज्मिड के वेक्टर्स है, प्लाज्मिड के वेक्टर्स है। बैक्टीरियोफेजेस के भी वेक्टर्स होते हैं, M13 लैम्ब्डा वायरस। ठीक है, कॉस्मिड, फेजमेंट्स, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम लैब्स में बनाए हुए, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ट्रांसपोजॉन्स, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे वेक्टर्स है, गाड़ी है। ओके, गाड़ी किसके लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जगह में पहुंचाने के लिए। ओके, नाउ प्लाज्मिड्स मतलब एक्चुअली क्या होता है मैम प्लाज्मिड, अब प्लाज्मिड तो बोले, मैंने बताया था प्लाज्मिड क्या है, ये स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। क्या है ये, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मतलब एक्स्ट्रा डीएनए है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर फॉर्म में, मतलब इस तरीके से ये होता है। समझ में आया। Then forms the DNA that replicate autonomously. They are seen in the bacterial cell, animal cell and yeast cell. ये आपको प्लाज्मिड जो है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, और ये अपने आप बेटा रेप्लिकेट बड़ा बढ़िया कर लेता है। ओके, देन ये बैक्टीरिया, ईस्ट और एनिमल सेल में आपको देखने के लिए मिलता है। समझ में आया प्लाज्मिड्स क्या है। ओके, अब प्लाज्मिड्स की ओरिजिन की साइट होती है बेटा। ठीक है, ओरिजिन की साइट होती है, रेजिस्टेंस की साइट होती है, ये ओरिजिन की साइट है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस की साइट है, और ये जो है ये आपको एक और साइट दिख रही है पॉलीलिंकर। ठीक है, अभी ये जो है ये सभी हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स की एसेंशियल क्वालिटीज़ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रेप्लिकेशन होते हैं। अब आपको प्लाज्मिड में क्या क्या कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, प्लाज्मिड कैसे होने चाहिए बेटा, रेप्लिकॉन्स। ठीक है, रेप्लिकॉन्स होने चाहिए प्लास्टिड्स। ठीक है, रेप्लिकॉन्स मतलब क्या, रेप्लिकॉन्स होने चाहिए। ठीक है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन इनमें होना चाहिए। ओके, ओके, प्लाज्मिड्स में रेप्लिकॉन्स होना चाहिए, मतलब वो रेप्लिकेशन ऑटोनॉमसली कर पाएँ, ऐसे रहने चाहिए। ठीक है,
द मोस्ट कॉमनली वेक्टर्स, जनरली मोस्ट कॉमनली वेक्टर यूज होता है इकोलाई का, ठीक है। देन यहाँ पे ओरिजिन का एक साइट, रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन का साइट होना चाहिए ताकि आपका रेप्लिकेशन हो। मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंट्रोल एलिमेंट्स लाइक प्रमोटर, ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। देन यू नो अबाउट द T1 प्लाज्मिड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये इंपॉर्टेंट तरीके का एक जो है प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है। ये कैरी करता है न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू डीएनए इन द प्लांट्स, ठीक है। यहाँ इसके पास ट्रांसपोजॉन भी होता है, ट्रांसपोजॉन को टीडीएनए कहा जाता है, ठीक है, जो बढ़िया से एकदम एक जनरेशन से दूसरे उसमें जंप कर ले, विच इंसर्ट्स द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, और ये इम्पैक्ट करता है प्लांट को। तो पहले क्या होता था बेटा, ये जो है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, ये डिजीज़ कॉज करता था जिसको आप बोला जाता था क्राउन गॉल्स डिजीज़। तो जिसमें क्या होता था, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाती थी। तो अब ट्यूमर फॉर्मेशन की जगह हम डिज़ायर्ड वाला जीन डाल दे, तो हमारा डिज़ायर्ड जीन जैसे है टॉल प्लांट का, तो वो अब ट्यूमर कॉज नहीं होगा, ठीक है। ट्यूमर कॉजिंग की जगह क्या होगा, टॉल प्लांट्स ग्रो होंगे, गेटिंग, टॉल प्लांट्स ग्रो होने लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे द प्लांट कंटेनिंग दिस डीएनए कैन देन बी ग्रोन और कल्चर इंड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में आप टीआई प्लाज्मिड डाल के अपना डिजायर्ड जीन डाल के अपना जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। देन कॉम्पिटिटेंट होस्ट, बेटा कॉम्पिटिटेंट होस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटेंट होस्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली द बैक्टीरिया लाइक बैसिलस हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर, पायरोली एंड ई कोलाई, मोस्टली ई कोलाई इज यूज्ड। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटेंट होस्ट मतलब बेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब मानिए ये वाला जो आपका वेक्टर था, ठीक है, प्लाज्मिड था, ठीक है, उसमें आपने क्या किया, आपका डिज़ायर्ड जीन डाल दिया, हाँ जी डाल दिया। फिर क्या, फिर ये बेटा एक ऐसे बॉडी में जाएगा जहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके, यही वाले होस्ट को आप क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला जो साइट है इसको ही आप क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटेंट होस्ट कह रहे हैं, जहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन क्लोनिंग जो है वो होगा। जनरली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में ई कोलाई का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, आई होप ये वाली चीज़ हमारी क्लियर है कि हमें एंजाइम्स चाहिए, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस चाहिए, हमें होस्ट चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए, हम डीएनए कैसे सेपरेट करते हैं, ये हमारा सबसे कठिन वाला पार्ट बेटा ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया, ओके। अब गेटिंग, अब यहाँ पे बेटा मेथडोलॉजी, अब सिर्फ हमें स्टेप्स देखना है क्या क्या हो रहा है हमारे स्टेप्स में। तो स्टेप्स की हम बात करें तो पहले हमने क्या किया बेटा, आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन कर लिया ऑफ डीएनए, है ना, किया था कि नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया था ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या किया, हमारा डीएनए मटेरियल अलग कर लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, राइट। अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने किया, फिर उसके बाद पीसीआर से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। अब इसको आपने वेक्टर, ये जो हमारी गाड़ी है ना वेक्टर, वेक्टर में हमने हमारा डिजायर्ड जीन डाल दिया, हाँ जी डाल दिया। फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट। अब इसको ऐसी मशीन में डाल दो या ऐसे होस्ट में डाल दो कि इसका मल्टीप्लाई हो सके, हो गया मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, ये जो मल्टीप्लिकेटेड तुम्हारे जो जीन बने थे उसको आप होस्ट सेल में डाल दो और आपका डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है दैट यू विल गेट, ओके। देन फर्दर वी मूव टूवर्ड्स दिस डायग्राम। अब ये डायग्राम आपने जो अभी तक के पढ़ा उसी का एक यू कैन से कि पूरा का पूरा जो हम पढ़े आए हैं ना अभी तक के, अब हम उसको पूरा मर्ज कर दे रहे हैं, है ना, मर्ज कर देते हैं। मर्ज कैसे किया हमने, तो देखिए डोनर सेल है ना, ये हमारा टारगेट डीएनए, ठीक है, हमारा टारगेट डीएनए था बेटा ये वाला, ठीक है। इसको रेड कलर से दिखा देते हैं, ये टारगेट डीएनए आपका, ठीक है। ये टारगेट डीएनए तो था, लेकिन अब डीएनए क्या एकदम मतलब दिखता है क्या, जैसे मैं यहाँ से ये निकालूँ ये जोड़ लूँ, ऐसे तो नहीं होता, ठीक है। तो डीएनए जो है वो कैसे जाएगा भाई हमारे बॉडी में, या हमको जहाँ डालना है डीएनए हम कैसे डालेंगे, तो हम वेक्टर के थ्रू डालेंगे। हमने ये वेक्टर लिया बेटा, वेक्टर को एंडोन्यूक्लियस है ना, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, वेक्टर को हमने कट कर दिया और अब हमारा ये डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने, सॉरी डिजायर्ड डीएनए हमने वेक्टर डीएनए को लगा दिया, हाँ जी। फिर हमारा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के रेडी हो गया, डिजायर्ड जीन, नॉर्मल जीन
तो हमारा आरडीएनए बन के रेडी हो गया। हाँ, फिर अब क्या करेंगे हम, इसको हम होस्ट सेल में डाल देंगे, होस्ट बैक्टीरिया में डाल देंगे, ठीक है। अब ये होस्ट बैक्टीरिया में डालने के बाद बेटा ये बढ़िया मल्टीप्लाई होते जाएंगे, बहुत सारे डीएनए बन जाएंगे। देखो यहाँ पे आपके डीएनए बन गए ना, तो ये डीएनए बन गए, ठीक है। अब ये जो डीएनए है ये अपना प्रोटीन और बाहर छोड़ते जाएंगे और डीएनए बनते जाएंगे, सर रेप्लिकेशन होते जाएगा। ओके, अब ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है फाइनली आप इसको एक ऐसी जगह डाल दोगे जहाँ पे हमको ये डीएनएस डालने थे, हमने डाल दिए। फिर ये जो सेल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा ये प्रोटीन है ये हार्वेस्ट करना है और इसको हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन, इससे हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेसेस वही दी हुई है, ठीक है, कि कैसे आप आइसोलेशन करते हैं। तो आइसोलेशन आप कैसे करते हैं, यू नो, ठीक है। देन ये फॉरेन डीएनए को आप वेक्टर डीएनए के साथ मिलाते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। PBR322, PBR320, ये सब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप ज्वाइन कैसे करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका जो हम जब इसे इतनी बातें कर रहे थे ना कि हमारे एंजाइम्स कहाँ काम आते हैं, तो पहले तो हमारा एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस से कटिंग वटिंग हो गई भैया, इनको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, कटिंग हो गई। अब जोड़ना भी तो है, तो हमारा ये जो फॉरेन डीएनए है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर, हाँ, प्रिंसेस पैसेंजर होती है राइट, वैसे ही हमारे डीएनए भी पैसेंजर ही है भैया, मतलब बहुत प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको हमारे वेक्टर से, ठीक है। वेक्टर में बैठ के जाने वाले हैं भाई साहब, ठीक है। तो फॉरेन डीएनए और पैसेंजर डीएनए इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायर्ड डीएनए, गेटिंग। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, ये आता है बेटा पेपर में, ठीक है। फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए इज द डिजायर्ड डीएनए, इज द डिजायर्ड जीन, जीएनए नहीं, डिजायर्ड डीएनए एंड जीन, ओके। अब ये PBR322 में बैठ गया। हाँ, अब प्लाज्मिड जो है ये क्या करेगा, ये जाएगा, पहले अब इसको ज्वाइन कैसे किया हमने, लाइगेज एंजाइम से हमने फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को ज्वाइन कर दिया और हमने बना दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वाह भैया बहुत जीनियस है हम। अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम ट्रांसफर ऑफ डीएनए करेंगे बेटा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए कर रहे हैं, ठीक है। आरडीएनए का ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म है ये भी जनरली आपका इकोलाई हो सकता है, एगेरोबैक्टीरियम हो सकता है, ठीक है। अब ये आपने कर लिया, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस होती है, हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Host cell takes up the naked rDNA by the process of transformation and incorporates it into the own chromosomal DNA, which finally expresses the trait controlled by the passenger DNA. अब ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रोसेस कहलाती है बेटा, ये जो आपने डाला ना अपना rDNA उसे, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ rDNA into the bacterial cell is assisted by calcium divalent ions। यहाँ तक कि आपको क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल, ठीक है। अब आपको ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब ये जो सिलेक्शन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसमें आपको बेटा जनरली मैंने फिर से बताया ही था कि आपको सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स चाहिए, ठीक है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये वाले आपको जो है प्लाज्मिड्स या वेक्टर्स, ये आपको चूज करना है, ठीक है। देन उसमें ऑपरेटर, रिकॉम्बिनेशन को फास्ट करने वाले जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये सब चीज़ें हमको चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, मल्टीप्लिकेशन आपको होस्ट सेल का करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू द फ्रेश कल्चर मीडिया वेयर दे डिवाइड, फ्रेश कल्चर मीडिया में आप उनको ये करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे सो दैट दे कैन डिवाइड, ओके। एक्सप्रेशन, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसका आपको एक्सप्रेशन देखने मिलेगा। The desired products like enzymes, antibiotics are separated and purified by the downstreaming processing using bioreactors। तो यहाँ हमारी ये पूरी प्रोसेस बेटा कंप्लीट होती है, ठीक है। अब हम एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस, मतलब कहाँ कहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ यूज हो रही है, ओके। ओके, नाउ अब इस पे आते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे। तो आपको क्या क्या देखना है, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस इन मेनी सेक्टर्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी सारी जगह पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूनिक टारगेटेड पर्सनलाइज्ड थेरेपेटिक एंड डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन
ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, जेनेटिक काउंसलिंग, फॉरेंसिक मेडिसिन, जीन प्रोब्स, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, कैरियोटाइपिंग, ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन। ह्यूमन इंसुलिन का भी प्रोडक्शन बेटा ठीक है, ये जो ह्यूमन इंसुलिन है इसका भी प्रोडक्शन जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के वजह से संभव है। ओके मतलब पॉसिबल है। ओके इतनी सारी प्रोसेसेस हम हेल्थ केयर में यूज़ कर रहे हैं। उसमें से हम बात करते हैं वैक्सीन की। ठीक है, वैक्सीन बनती है। वैक्सीन क्या है? ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। बायोलॉजिकल मतलब हम बायोलॉजिकल प्रिपरेशन करते हैं किस चीज़ की? ऐसे वैक्सीन की, ऐसे एंजाइम की जो एक्टिव है टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टन डिजीज। ठीक है, वैक्सीन काय से बनती है? तो वीकेंड और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वीक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है ये बनती है वैक्सीन। ठीक है, इट टॉक्सिन्स और वन ऑफ द सरफेस प्रोटीन एंटीजन। ठीक है, ये आपको थोड़े से लर्न करना पड़ेगा एप्लीकेशंस। देन वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो हम बना रहे हैं ये कैसे बनेगी? तो ये आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही पॉसिबल होता है। देन ओरल वैक्सीन, बेटा ओरल वैक्सीन मतलब एडिबल वैक्सीन। ठीक है, एडिबल वैक्सीन जो है ये भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ही संभव है। ठीक है, पॉसिबल है। एडिबल वैक्सीन इज अ एडिबल प्लांट पार्ट। ठीक है, एडिबल वैक्सीन मतलब हम ऐसा प्लांट बनाएंगे बेटा, ऐसे प्लांट में ही ऐसा डिजीज रेजिस्टेंस कुछ जो सेगमेंट ऑफ डीएनए वो डाल देंगे और हम प्लांट का फ्रूट खाएंगे। फ्रूट्स ही ऐसे बन जाएंगे बेटा जो दवाइयों का काम करते हैं। कितना बढ़िया हो जाएगा। आपको दवाइयाँ नहीं डालनी, ड्रग्स नहीं डालने अपने बॉडी में टू गेट वेरी फाइन। ओके, सो यू नीड नॉट टू टेक द मेडिसिन। ऐसे फ्रूट्स ही बन जाएंगे, ऐसे वैक्सीन ही बन जाएंगे कि वो खा के भाई रेजिस्टेंस आ रहा है आपके अंदर, इम्यूनिटी आ रही है। ठीक है, तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन रहते हैं बेटा कुछ। ठीक है, वो पैथोजेंस जो रहते हैं वो आपने अपनी बॉडी में डाले, मुंह में डाले, वैसे ही वो घुल जाएगा और वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, वो आपको प्लांट के जीनोम में डालना पड़ेगा। प्लांट में ही डाल दो ना, प्लांट के जीन में ही डाल दो, फ्रूट में आ जाएगा अपने आप। फ्रूट में आ जाएगा मतलब तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है, देन मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन बनी है मतलब ओरल वैक्सीन, मेल्ट इन द माउथ मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएगी आपकी दवाई। ठीक है, और डायरेक्टली आपके ब्लड में चले जाएगी। ठीक है, मेल्ट इन द माउथ वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय प्लेसिंग देम इनटू योर टंग एंड इट डिलीवर्स इनटू ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगा। ओके, एक ऐसा ही जो वैक्सीन है बेटा पहले बन चुका है, प्रोडक्शन ऑफ द फ्लू वैक्सीन बाय बेसिलस। ये आपको याद रखना है, फ्लू वैक्सीन बाय बेसिलस, ये दवाई बना दी जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, द ट्रिमेंडस बेनिफिट ऑफ सच वैक्सीन। अब सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है ऐसी वैक्सीन का? लो कॉस्ट, ईज ऑफ स्टोरेज। लो कॉस्ट रहेगा बेटा। ठीक है, लो कॉस्ट रहेगा मतलब बहुत चीप, प्लांट में ही उग रहा है तो मतलब एम्पल अमाउंट में लगा सकते हैं ना हम तो इसको भैया। हमको इसको थोड़ी महंगा महंगा बनाना है, हम तो इसको बढ़िया आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो कंपेरेटिवली आप जो इंजेक्शंस वैक्सीन ले रहे हैं या जो मेडिसिनल वैक्सीन ले रहे हैं उसके कंपेरेटिवली चीपर रहेगी। ओके, स्टोरेज का भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सराउंडिंग में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है। ये टेबल बेटा आपके बुक में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है मैम इसमें? तो यहाँ पे बेटा आपको प्रोटीन्स दिए हैं। ठीक है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कौन से प्रोटीन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनते हैं। ओके, एंड कौन सी डिजीज एंड कंडीशन के लिए वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन इज फॉर अनेमिया, फॉर asthma you get interleukin 1 receptor. ओके, देन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपका ये है TPA, दैट इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन यूरोकाइनेज। फिर कैंसर के लिए इंटरफ्यूरॉन्स है। ठीक है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन है। ये एम्फीसेमा के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, अस्थमा के बारे में क्वेश्चन आता है, अनीमिया के बारे में क्वेश्चन आता है। ओके, कैंसर, ब्लड क्लॉट एंड दिस एम्फीसेमा। ठीक है, एम्फीसेमा का A1 एंटीट्रिप्सिन, ये वाला जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोटीन है ये यूजफुल है। ठीक है, हीमोफीलिया फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी फैक्टर 9, 8A 9B, हीमोफीलिया फैक्टर 8 फैक्टर 9। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है जेनेटिक्स में, इफ यू रिमेंबर। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस। ठीक है, रिलैक्सिन, पार्चुरेशन, ये कुछ एंजाइम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोटीन्स एंजाइम्स हैं जो हमारे डिसऑर्डर्स के लिए यूजफुल, हेल्थ कंडीशन के लिए यूजफुल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर सीटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब बेटा आते हैं एडवांटेजेस ऑफ एडिबल वैक्सीन पे।
तो एडिबल वैक्सीन का बेटा फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो एडिबल वैक्सीन जो है ये इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। प्रोटीन ऑफ सर्टन पैथोजेंस एक्टिव एडमिनिस्टर्ड ओरली, कुछ ओरली ही पैथोजेंस एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन एनिमल्स एंड मेनली ह्यूमंस कंज्यूम दे गेट वैक्सीनेटेड, ये जल्दी से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। ओरल एंड एडिबल वैक्सीन्स हैव लो कॉस्ट एंड इजी टू एडमिनिस्टर और स्टोर। सबसे फायदेमंद ये इसलिए है बेटा क्योंकि ये चीपर रहेंगे, ये स्टोरिंग के लिए इजी रहेंगे, और ओरल है तो ये जल्दी से आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, आपके बॉडी में जल्दी से रेजिस्टेंस दिखा देंगे किसी डिजीज के लिए। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए मतलब बेटा यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनेंगे, जीएमसीज बनेंगे, आपका बीटी कॉटन हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो गए, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल क्रॉप जैसे राइस है ना, गोल्डन राइस विच इज रिच इन विटामिन ई, नथिंग बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ओके, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आप खा सकते हो, ठीक है। फिर एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर भी किया जा सकता है। ये भी क्या है, नथिंग बट बायोटेक्नोलॉजी ही है ना। माइक्रो प्रोपगेशन मतलब आप बहुत सारे प्लांट्स एक लार्ज स्केल में लगा सकते हो, ठीक है। स्टोरेज कर सकते हो जर्म प्लाज्म का, कोई प्लांट का जर्म प्लाज्म स्टोर कर सकते हो, क्लोन ऑफ प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है बेटा। हाईली वेरिएबल सीड्स वाले जो प्लांट्स है वो बना सकते हो। देन दोज वायबिलिटी गेट्स अफेक्टेड, अभी डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग मतलब अगर आउटर सराउंडिंग में वो प्लांट नहीं रह पा रहा है तो उसको आप फेवरेबल क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। बीटी कॉटन जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है, फिर हाई यील्ड देता है, तो ऐसे आप प्लांट्स एग्रीकल्चर में बना सकते हो। देन व्हाट इज जीन थेरेपी, ठीक है। अब जीन थेरेपी क्या होता है, जीन थेरेपी मीन्स जीन की थेरेपी, ओके। जीन थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब जीन में डिसऑर्डर्स आ जाएंगे ना, जीन में कुछ बराबर नहीं है, बाबा परफेक्ट नहीं है, तो आप उसको रिप्लेस कर दो, अल्टर कर दो, मानो कोई अच्छे ये नहीं है, मतलब वो जीन जो है वो बराबर नहीं है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। कुछ अल्टरेशन पॉसिबल है तो अल्टरेशन कर सकते हो, ठीक है। कुछ एब्सेंट है तो एड ऑन कर सकते हो, एबनॉर्मलिटीज़ को ट्रीट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी जीन थेरेपी में आती है, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर है। देन ये कैसे हो सकता है, तो एक्स वीवो डिलीवरी हो सकती है। एक्स वीवो मतलब बाहर से बाहर निकाल कर सकते हैं। इन वीवो मतलब आप अंदर जीन के अंदर डायरेक्टली टारगेटेड रख सकते हैं, या फिर बायोनिक चिप से भी आप जो है सुधार वो कर सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी ऑफ जीन्स इनटू द सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर द सेल्स आर रिमूव फ्रॉम द पेशेंट्स एंड देन जीन इज इंट्रोड्यूस यूजिंग द वायरल और नॉन वायरल वेक्टर्स। तो यहाँ पे जो जीन है उसको रिमूव करके फिर डाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट थेरापेटिक जीन्स है, डायरेक्ट जीन्स डाल दे रहे हैं जो इंटरवीन कर लेंगे, ठीक है। यूज ऑफ वायरोसोम दैट इज लाइपोसोम एंड इनएक्टिवेटेड HIV, बायोनिक चिप्स, ये कुछ अदर मेथड्स है फॉर जीन थेरेपी, ओके। देन फर्दर हम जीन थेरेपी को क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये थोड़ा थ्योरेटिकल ही पोर्शन है, ठीक है। क्यों कर रहे हैं भाई, सिंपल है, डिफेक्टिव जीन को ठीक कर रहे हैं हम, ओके। जीन डिलीवर जीन्स दैट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कैंसर सेल्स अगर है बढ़ रहे उनको फटाफट ठीक कर देगा हमारा जीन थेरेपी, ठीक है। देन रिवर्ट हो रहे होंगे नॉर्मल सेल्स में तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देन डिलीवर DNA टू द एंटीजन एक्सप्रेशन एंड जनरेशन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकता है। इम्पेयरिंग वायरल रेप्लिकेशन अगर हो रहा होगा कोई जीन का तो उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। देन इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू, ऐसे बहुत सारे हीलिंग कर सकता है किसी डैमेज टिश्यू का, ऐसे बहुत सारे पर्पज़ के लिए आप जीन थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी बेटा यहाँ पे आपको इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है ये बोलना चाहिए, बट यहाँ पे आप ये याद रखिए बेटा, जर्म मीन्स क्या होता है बेटा, गैमेट्स होते हैं, है ना। जर्म मतलब क्या, आपके गैमेट्स, मतलब मान लीजिए आपके जर्म में, आपके जाइगोट के सेल्स पे, आपके स्पर्म, आपके एग के सेल्स में ही अगर कुछ थेरेपी कर दी है और वो थेरेपी इनहेरिट हो रही है तो आप उसको बोलते हैं बेटा जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी मतलब क्या, आपके सेल्स में, मतलब मेरा कुछ पार्ट, ये जैसे मेरा हाथ है इसमें मैंने कुछ अगर ये किया है, अपने जीन थेरेपी की है तो इसको मैं बोलती हूँ सोमैटिक जीन थेरेपी, नथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ पे सोमैटिक सेल्स आर मॉडिफाइड जेनेटिकली टू करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट, और यहाँ पे जर्म सेल्स आर मॉडिफाइड टू करेक्ट द जेनेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये ट्रांसमिशन अलाउ करता है, यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन देखने मिलेगा नहीं। समझ में आ गई। अब
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मतलब जिनका आपने जेनेटिक मटेरियल जो है वो मैनिपुलेट किया है, इंजीनियर किया है टू क्रिएट द रिकॉम्बिनेशंस, इसी को आप क्या बोल रहे हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोल रहे हो, ठीक है। ये ट्रेडिशनल क्रॉस ब्रीडिंग के मेथड से थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम बीटी कॉटन बोल रहे थे, ठीक है, तो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिस्कवर किए हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स डिस्कवर किए, बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट बता रही है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना दिए हमने, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक टोबैको ये बनाया हमने जो काफ़ी ज़्यादा यील्ड देते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस है, बायोफोर्टिफिकेशन मतलब हमने प्लांट्स में ही बेटा न्यूट्रिशन डाल दिया, समझ में आ रहा है। इसका मतलब गोल्डन राइस जो आप खा रहे हो विटामिन ए रिच है, मतलब आप वो खाओगे तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में, आपकी आईसाइट अच्छी हो जाएगी, गेटिंग। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन, ऑयल, आयरन, ठीक है, ये चीज़। टॉलरेंस ऑफ द अबायोटिक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस भी बियर कर लेंगे भैया प्लांट, अब हर्बिसाइड्स भी आप डाल रहे हो, प्लांट्स नहीं मरने वाले। रेजिस्टेंस टू वेरियस डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट आ गए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से भी नहीं मर रहे। इम्प्रूवमेंट इन द पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फ्लेवर शेवर टोमेटोज, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट मतलब ये ऐसे हॉर्मोन्स है बेटा जहाँ मतलब ये ऐसे टोमेटोज हैं जो काफ़ी फ्रेश रहते हैं, ठीक है। इनमें कुछ ऐसा एंजाइम सिक्रीट होता था टोमेटोज में जो उसको बहुत जल्दी ख़राब कर देता था, मतलब प्लांट्स से हार्वेस्ट नहीं हुआ टोमेटो कि 2-3 दिन में ही ख़राब, तो उसका कुछ ऐसा एंजाइम था जो उसको ख़राब कर रहा था, हमने उसको ही रिमूव कर दिया, तो हमारे ये वाले जो है बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से फ्लेवर टोमेटोज बन के रेडी हो गए। ओके, नाउ फर्दर एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रांसजेनिक क्रॉप। आपको ये ट्रांसजेनिक क्रॉप का एग्जाम्पल याद रखना है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीईटी एंड बोर्ड्स दोनों जगह आपको ये देखने मिलेगा ही। ओके, अब बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन इज ट्रांसजेनिक प्लांट, हाँ जी सबको पता है, बायोटेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन, क्राई जीन भी है इसमें, ठीक है। बीटी टॉक्सिन, बीटी मतलब बैक्टीरियल थ्यूरिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उससे क्राइजीन हैज़ बीन क्लोन्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी प्लांट्स। क्या कर रहा है ये, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, डिजीज को पहले ही दूर कर देता है, इंसेक्ट्स को पहले ही दूर कर देता है, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस विद द हायर बीटा कैरोटीन, हायर बीटा कैरोटीन जिसी को आप बोल रहे हैं कि विटामिन ए कंटेंट इसमें हाई रहता है गोल्डन राइस में, जो आपकी आईसाइट के लिए अच्छा है। फ्लेयर सेल टोमेटोज इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ, हाँ ये जो एंजाइम है इसका नाम है पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज, ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरानोनेज, तो बाय इंसर्टिंग एंटीसेंस जीन। अभी यहाँ पे ये एंजाइम ही नहीं बनेगा बेटा, ये एंजाइम क्या करता है, टोमेटो को जल्दी से गला देता है, ठीक है, सड़ा देता है, ये बनेगा ही नहीं, तो हमारे टोमेटो जो है वो काफ़ी लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रह सकता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप, इसमें अगेन बीटी क्रॉप्स ही आते हैं, ठीक है। बीटी क्रॉप्स में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस और काउपी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन, ये जो जीन है, ठीक है, क्राई जीन इज प्रेजेंट इन बी, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स, ठीक है। इसके वजह से आपका जो डिजीज है वो नहीं होता है, पैरालिसिस इंटरप्शन ऑफ द मिडगट। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे ये जो है वो डिजीज रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये जो टॉक्सिन बनाएगा, ठीक है, ये वाला जो जीन है ये जो टॉक्सिन बनाएगा, ये टॉक्सिन मिडगट पैरालिसिस या डिसरप्शन ऑफ मिडगट सेल्स कॉज करता है, जो बैक्टीरिया जो इंसेक्ट इसको खाने की कोशिश करेगा उसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पैरालिसिस उसकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो मर जाएगा, ठीक है। बीटी टॉक्सिन एक्टिविटी हैज़ बीन वर्कड अगेंस्ट द इंसेक्ट्स लाइक लेपिडोप्टेरा, डायोप्टेरा एंड कोलियोप्टेरा। तो ऐसे कुछ जो इंसेक्ट्स थे उनमें इसने वर्क करके दिखाया है, लेकिन बेटा इसके वजह से कभी कभी जो कुछ एक्स्ट्रा स्पीशीज़ कोई बर्ड की या इंसेक्ट की है तो वो ख़त्म हो जाती है, तो इसके वजह से भी कुछ जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म होने लगती है। ओके, देन ट्रांसजेनिक टोबैको बनाया गया बाय द अमाइलेज इनहिबिटर, ठीक है, फ्रॉम द अज़ुकी बीन्स, ठीक है। दिस जीन वर्क्स अगेंस्ट द पेस्ट लाइक ज़ेब्रॉट्स के अगेंस्ट ये
काम करता है, ठीक है। देन गोल्डन राइस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, गोल्डन मस्टर्ड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। ये आपको याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्डन राइस के बारे में क्वेश्चन सीईटी में भी आएगा और बोर्ड्स में भी आएगा, ठीक है। गोल्डन राइस एंड गोल्डन मस्टर्ड, ठीक है, दे आर द ट्रांसजेनिक रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए का ये सोर्स है, ठीक है। Arabidopsis genes are transferred to soybean, oil palm, rapeseed and sunflower for improvement of the oil content and quality, ठीक है। सोयाबीन वगैरह में ऑयल कंटेंट के लिए चीज़ें चेंज की गई है, ठीक है। फेरिटिन एंड आयरन स्टोरेज प्रोटीन, फेरिटिन एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन है जो कि आइसोलेट किया गया है सोयाबीन से और ट्रांसफ़र किया गया है राइस में। तो आपको सोयाबीन से आयरन जो बना, सोयाबीन में आयरन रिच कंटेंट जो था वो फेरिटिन की वजह से था, वो अब राइस में, तो राइस भी आयरन रिच बन गया, ओके। देन प्लांट्स डेफिशिएंट अमाइनो एसिड्स लाइक मिथियोनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन हैव बीन इंजीनियर्ड टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट। तो अभी प्लांट्स जिसमें डेफिशिएंसी थी इन सब की, वो भी फुलफिल हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। दिस इज गिवन इन योर बुक, ठीक है। ये आपको पढ़ना है सब्सटेंस, सब्सटेंस के क्या बेनिफिट है, कौन से क्रॉप में हम डाल रहे हैं और कौन सा ट्रांसजीन से हम डाल रहे हैं, ओके। देन ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी यूज्ड एज बायोरिएक्टर्स और फैक्ट्रीज। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट है ये किसी चीज़ के लिए, मतलब हमें कुछ चीज़ें भी जो है बेटा वो मैन्युफैक्चर करके दे सकते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल्स जैसे कि स्टार्च, शुगर, लिपिड्स, ये आपके जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है ये बना सकते हैं। बायो फार्मास्यूटिकल्स कुछ ऐसे प्लांट्स हैं वो अच्छी दवाइयों के लिए यूज़ होने वाले हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ड्रग्स बना के दे दे, और ये हम ट्रांसजेनिक प्लांट से ले सकते हैं, ठीक है, आइसोलेट कर सकते हैं। फाइन केमिकल्स, परफ्यूम्स एंड एडेसिव कंपाउंड्स, एडेसिव कंपाउंड्स, फाइन केमिकल्स और परफ्यूम्स भी हम बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट से ले सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये समथिंग ये रिसर्च कर सकते हैं बेटा हम कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हम किसी प्लांट से बना पाएँ, ओके। देन रिन्यूएबल एनर्जी क्रॉप्स टू रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल्स, ऐसे कुछ क्रॉप्स बना सकते हैं जो रिन्यूएबल मतलब एनर्जी को रिन्यू कर सके। देन सुपर ग्लू, ठीक है, ये वाला तो बेटा अभी क्वेश्चन भी आ सकता है। सुपर ग्लू produced by the tobacco plants with the genes encoding for the powerful adhesive protein valuable as a biochemical glue for the body repairs during the surgery। ये जो हमारा टोबैको प्लांट है इसमें कुछ ऐसे सुपर ग्लू जैसा सब्सटेंस बनता है जो कि हम बॉडी रिपेयर जब होती है हमारी सर्जरी उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन ये जो आपको दिख रहा है ये यूसेज, ठीक है, ये यूसेज हमारे नेचर से ही बेटा हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एडिबल वैक्सीन भी बना सकते हैं हम प्लांट्स में, ठीक है, एडिबल वैक्सीन्स बना सकते हैं जो हमें इन्फेक्शियस डिजीज से बचाएगा, ठीक है। पोटैटोज, टोमेटोज, बनाना, सोयाबीन्स, अल्फा सीरियल्स एंड कॉमन फूड्स, ये सब एडिबल वैक्सीन डिलीवरी हमें कराकर दे सकते हैं, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात कर लेते हैं। व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब जो हमारे एनिमल्स हम विद द डीएनए जीन क्लोनिंग या आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं उसी को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये मॉडिफाई करते हैं हम इनका जीनोम और ये हम बनाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अगेन फॉरेन डीएनए यहाँ पे आता है, वो मर्ज होता है, वो क्लोन होता है और हमको ट्रांसजेनिक एनिमल देखने मिलते हैं, ठीक है। क्या ज़रूरत है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। गिनी पिग्स जो बन रहे हैं मेडिकल रिसर्च के लिए यूज़ हो रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करने के लिए स्टडी यूज़ हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ कर रही है, ओके। ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च, देखा है आपने कि कैंसर रिसर्च जब शुरू की, ठीक है, कैंसर की दवाई बना के डायरेक्ट ह्यूमन में नहीं टेस्ट करने वाले हैं ना, किस पे टेस्ट करने वाले हैं, तो एनिमल्स पे टेस्ट करने वाले हैं। तो ये माइस बनाया गया, ट्रांसजेनिक माइस बनाया गया, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक माइस जो है, ठीक है, ट्रांसजेनिक माइस कंटेनिंग द ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन मतलब कैंसर कॉजिंग जीन, डेवलप द स्पेसिफिक कैंसर, ये कुछ स्पेसिफिक कैंसर जो है वो बनाएगा, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे ऑन्कोजीन्स और कैंसर डेवलपमेंट का रिलेशन, उसकी अब उसको रिलेशन को स्टडी कर लिया, कैसे हो रहा है, कैसे हम क्योर करेंगे, राइट, कैसे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कैसे हम इसको मैलिग्नेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोई दवाई, वो सब हम एक्सपेरिमेंट किस पे करेंगे बेटा, ट्रांसजेनिक माइस में, ओके, ट्रांसजेनिक माइस। तो यहाँ पे
Transgenic mouse model for investigation of breast cancer was developed in the laboratory of Philip Leader in Harvard University, that is USA. में बनाया गया था ये माउस मॉडल फॉर ट्रांसजेनिक माउस मॉडल, जहाँ पे आपने ब्रेस्ट कैंसर की स्टडी की है, ठीक है. ऑन्कोजीन्स माइक एंड रैस वर एनालाइज्ड फाइंड आउट बाय एंटीजीन्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. द ट्रांसजेनिक माइस के पास जो ऑन्कोजीन्स थे वो MYC एंड RAS, ये दो जो जीन्स है ये आपका ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर रहे थे. ये स्टडी में फॉर्मुलेट हुआ, मतलब पता चला. ओके, देन ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स. अब ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स कौन कौन से हैं, क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वाई वी आर मेकिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, क्यों बना रहे हैं बेटा? क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ मिल्क, ऑफ एग्स, ठीक है, पोल्ट्री में एग्स, वूल, ठीक है, मीट, वूल और मिल्क का प्रोडक्शन हाई करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, है ना. हेन बनाएंगे, काऊ बनाएंगे, शिप्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि एग का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स बने, ठीक है, और लो कॉस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स लगे अगर डिजीज ना हो तो, ठीक है. ट्रांसजेनिक कैटल फॉर फूड प्रोडक्शन करेंगे आप, ठीक है. ट्रांसजेनिक शिप बनाएंगे फॉर द बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वुल एंड मीट, ठीक है. ट्रांसजेनिक पिग बना देंगे. पिग क्यों बनाते हैं? तो स्टडी देम. जीनो प्लांटेशन भी किया जाता है. जीनो ट्रांसप्लांटेशन मतलब बेटा कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो एनिमल्स में सिमिलर हैं, ह्यूमंस में सिमिलर है, तो उसको रिप्लेस करके देख सकते हैं हम, ठीक है. तो इसी को हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट टर्म है अगेन, ठीक है. ट्रांसजेनिक चिकन बना देंगे हम, ठीक है, चिकन बना देंगे जिसमें लो लेवल ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल हो, हाई एंड प्रोटीनिशियस, वेरी प्रोटीनिशियस एग्स हो, ठीक है. तो ये ऐसे टाइप के हम जो है और उनको डिजीजेस ना हो, कोकीडियल डिजीज, बेटर फीडिंग एफिशिएंसी, बेटर मीट क्वालिटी, ये सारी चीज़ें हम ट्रांसजेनिक चिकन, ट्रांसजेनिक पिग, ट्रांसजेनिक शिप, केटल के थ्रू हम ये सारी चीज़ें जो है ये अचीव कर सकते हैं. देन ट्रांसजेनिक फिश पे आता है. ट्रांसजेनिक फिश का अगेन आप देखेंगे कि ट्रांसजेनिक फिश जो हो गई हमारी अटलांटिक सैल्मन, कैटफिश, गोल्ड फिश, तिलापिया, जेब्रा फिश, ये सब जो फिश है, ठीक है, आर ट्रांसफर्ड विद द ग्रोथ हार्मोन. इनको ग्रोथ हार्मोन दिया गया है जिससे इनकी ग्रोथ फास्ट रहेगी. चिकन क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इकोलाई, हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे उनको डिजीज रेजिस्टेंस हो, ग्रोथ फास्ट हो, प्रोटीन कंटेंट्स हाई हो, तो इसके लिए हमने ट्रांसजेनिक फिशेस भी क्रिएट की है, ठीक है. इनके पास कोल्ड टॉलरेंस और इम्प्रूव ग्रोथ, ये दोनों चीज़ दिखाई देती है. नाउ वी विल कम टूवर्ड्स the most you can say important part, ठीक है, that is bioethics, biopatent and bioethics, biopatent and the effects of it. okay, और बायोपायरेसी क्या होती है? पायरेसी बेटा चोरी, ठीक है, पायरेसी मीन्स चोरी. तो बायो की चोरी मतलब बायो मीन्स जो आपके पास था, आपने पेटेंट किया था, उसकी चोरी, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं. ओके, नाउ वी विल कम टू द बायोएथिक्स पार्ट, ठीक है. आई होप ये वाटर ब्रेक था छोटा सा. ओके, आपने भी ले लिया होगा, मैंने भी ले लिया. नाउ विल स्टार्ट विद बायोएथिक्स. चलिए, बायोएथिक्स, एथिक्स सही चीज़, करेक्ट चीज़, जस्टिस, बायोलॉजी, ठीक है. अब बायो और एथिक्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है. बायोएथिक्स, एथिक्स डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू सोशली एक्सेप्टेबल. एथिक्स मतलब चीज़ें सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए तभी वो चीज़ अच्छी मानी गई है. मॉरल ड्यूटी, कंडक्ट एंड जजमेंट. इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी बाय सर्टन सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. यहाँ पे सर्टन सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, ठीक है, जिसको आप बायोएथिक्स कहते हैं. बायोएथिक्स हेल्प्स टू स्टडी द मॉरल विजन. मॉरल विजन मतलब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ क्या इंटेंशन से बना रहे हैं, कहीं कोविड जैसा वायरस तो नहीं बना रहे हैं कि पूरी दुनिया सफ़र करे, नो, ठीक है. तो आपको जो बनाना है वो आपको वेलफेयर के लिए बनाना है बेटा, डेवलपमेंट के लिए बनाना है. दैट इज़ व्हाट कम्स इन बायोएथिक्स. सोसाइटी तभी उसको एक्सेप्ट करेगी. मोरल विजन क्या है, डिसीजन क्या है, पॉलिसी क्या है, ह्यूमन के लिए वो अच्छा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोएथिक्स में आती है, ठीक है. आपको ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको 1-2 मार्क्स के लिए फॉर श्योर बायोएथिक्स, बायोपायरेसी एंड बायोपेटेंट आ सकता है, ठीक है. अब ये सारी जो प्रोसेस है, जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक,
ठीक है, ये सारी जो प्रोसेस है इसके लिए बायो एथिक्स जो है वो हमें देखना है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पजेस रिस्क, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप करेंगे तो आपके इन्वायरमेंट को, हेल्थ को और बायोडाइवर्सिटी को हार्म होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, अब क्या है बायो एथिकल कंसर्न, बेटा ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, GMO। ठीक है, बायो एथिकल कंसर्न्स है। ठीक है, द इफेक्ट्स ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट रेजिस्टेंस क्रॉप। अभी क्या होता है, हमने टारगेट किया था कि सिर्फ किसी प्लेस में एक पर्टिकुलर इंसेक्ट एक्स को मारने का। ठीक है, अब ये एक्स इंसेक्ट को मारने के लिए हमने प्लांट बनाया। ठीक है, लेकिन बेटा अब हमको देखने क्या मिला, ABC ऐसा कुछ तो भी और इंसेक्ट था, वो भी मर रहा है ना। तो हमने तो इसको हार्म ही नहीं करना था ना, हमने तो इसको मारना ही नहीं था, लेकिन हमने तो इसके साथ इसको भी मार दिया। ओके, देन जीन फ्लो, देन लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी तो हो रहा है, ये मर रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हो रहा है। देन एथिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स द जनरल सब्जेक्ट of what should and what not should be done in the recombinant DNA technology। आप कुछ ऐसा ही ना बना ले अपने लैब में बैठे बैठे कि जिससे बढ़िया बायो वेपन, बायोलॉजिकल वेपन या सब मर रहे हैं। फिर इस तरीके की चीज़ आपको बायो एथिक्स कहता है कि आप अपने जो रिसर्चेज है दैट शुड बी डन फॉर द वेलफेयर रेदर देन नॉट टू, इट शुड नॉट बी डेंजरस। ओके, देन बायो इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या था, unintended hybrid strains of weeds develop the resistance to the herbicides through the cross pollination। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, Roundup soybeans implemented the agricultural practices possibly conferring Roundup resistance to the neighboring plants। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ plants grow हो रहे हैं और वो कुछ plants को grow ही नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, वो उनको ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, then effects on untargeted species। ठीक है, अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि जैसे BT कॉर्न बनाया गया। ठीक है, BT कॉर्न बनाया गया तो उसके एडवर्स इफेक्ट से मोनार्क बटरफ्लाई बेटा कम हो गई है, पॉपुलेशन इसकी कम हो गई है। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे थे तो ये न्यूट्रल है, बेनिफिशियल है बट न्यूट्रल है। कभी कुछ क्रॉप में अगर आप कुछ कंटेंट ज़्यादा डाल रहे हो तो वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा जमा होकर फिर आपको हार्म भी कर सकता है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे हमारे बायोटेक्नोलॉजी का क्या रिसर्च हो रहा है। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पोटेंशियली हैव नेगेटिव इफेक्ट्स on the human health as well. Consumers have developed the unexpected allergy reactions due to transgenic soybean containing the gene from Brazil nut to increase the production of methionine has caused the allergic reactions in those known in the nut allergies। ठीक है, अब क्या बनाया गया बेटा, सोयाबीन बनाई गई। ठीक है, कहाँ से बनाई गई ये सोयाबीन, ट्रांसजेनिक सोयाबीन थी। ठीक है, कहाँ से बनाई, ब्राजील नट को लेके आए बेटा, ब्राजील नट को लेके आए, उससे जीन निकाला और उसको सोयाबीन में डाल दिया। सोयाबीन ने एलर्जी कॉज करना शुरू कर दिया। ऐसा सोच रहे थे लोग ब्राजील नट जो है, ठीक है, इसका ये जो जीन था मिथियोनिन बनाने वाला, ये मिथियोनिन नहीं बनाता है, लेकिन ये तो एलर्जी भी कॉज कर रहा है ना। तो ब्राजील नट खा के भी तुमको एलर्जी हो रही है और सोयाबीन जो इससे बना है, इसके पर्टिकुलर जीन को लेके बना है, उससे भी तुमको डिजीज कॉज हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं आपको, अभी तक कैसे नहीं दिखे लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आपको इसके देखने मिल सकते हैं। प्रोटीन्स विच वर नेवर इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स जो इन्वेस्टिगेट नहीं किए, न्यू प्रोटीन्स जो आप बना रहे हैं, वो भी आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक कि ये भी सामने नहीं आया है बट ऐसा हो सकता है, पूरे चांसेस आर देयर फॉर दिस। ठीक है, फूड एडिटिव्स। ठीक है, फूड एडिटिव्स मतलब क्या होता है, GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऑल्सो presents the possibilities of introducing additional nutrients। फूड एडिटिव्स में आप कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जैसे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स डाल सकते हो। ठीक है, एंड क्रिएट द एंटीबायोटिक वैक्सीन रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ दिस डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो फूड एडिटिव्स डालते हैं तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हमारी बॉडी में कॉज कर सकता है। ठीक है, देन द वास्ट एडवांसेस इन द लाइफ साइंसेज, मल्टी कल्चरल एंड प्लूरिस्टिक मॉडर्न साइंसेस क्रिएट द न्यूमरस बायोएथिकल प्रॉब्लम। तो अब जैसे बेटा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, तो बायोएथिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, दैट इज GEAC। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, ये GEAC क्या है, तो ये क्या कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये क्या कर रही है, तो ये आपकी इंडियन गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेशन देती है कि तुमने कुछ लाया, ला उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करें एंड देन वी विल गिव द सर्टिफिकेशन दैट यू आर डूइंग वॉट एवर इज सेफ, यू आर लॉन्चिंग इट इन मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं, चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ओके,
नाउ बाय पेटेंट एंड बाय पायरेसी। बायो पेटेंट मतलब क्या होता है? तो आपको पेटेंट का मतलब पता है बेटा, ये स्पेशल राइट होता है, ठीक है, टू द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट। अ पेटेंट कंसिस्ट 3 पार्ट्स: ग्रांट, agreement with the inventor, specification, subject matter of invention and claims scope invented to be protected। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपके पेटेंट बनते हैं, ठीक है, दैट इज ग्रांट, स्पेसिफिकेशन एंड क्लेम्स। ठीक है, इस 3 तरीके के पेटेंट जो है वो उस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पेटेंट क्या है? स्पेशल राइट ओवर व्हाट यू आर इन्वेंटिंग। ये इन्वेंटर का राइट होता है, ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट देती है आपकी कंट्री की। ठीक है, तो बायो पेटेंट क्या होता है कि अगर किसी ने बायोलॉजिकल कुछ रिसर्च की है, ठीक है, बायो पेटेंट इज अ बायोलॉजिकल पेटेंट अवॉर्डेड for the strains of microorganisms, cell line, genetically modified crop, DNA sequence and biotechnological process। तो बायो पेटेंट बायो पर जो रिसर्च करे, बायोटेक पे जो रिसर्च करे उनको दिया जाएगा। ठीक है, होल्डर एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग। अब बायो पेटेंट लेके आप क्या करते हो? जैसे मैंने अगर कुछ नया ऑर्गेनिज्म ढूंढा है, ठीक है, एंड दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट, जो भी है वो मैंने ढूंढा है, मैंने अपने नाम पे पेटेंट करा दिया, तो नाउ नोबडी एल्स कैन मेक, यूज, सेल और इम्पोर्ट सच थिंग विदाउट माई परमिशन। ठीक है, जब तक कि मैं अप्रूव नहीं करूंगी तब तक कि वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अवॉर्डिंग बायो पेटेंट्स प्रोवाइड द एनकरेजमेंट। ठीक है, अगर आप बायो पेटेंट्स देते हैं, किसी इंसान को कितनी खुशी होगी, मैंने इन्वेंट किया, ये मेरे नाम पे है। ठीक है, तो ये आपको एक तरीके से क्या करता है, बायो पेटेंट अगर किसी को दिया जाता है तो ये इनकरेज करता है कि लोग और इन्वेंशंस करें, कुछ और नया बेहतर लेकर आए। ठीक है, देन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन शेपिंग द ह्यूमन सोसाइटी। फर्स्ट बायो पेटेंट बेटा कब हुआ था? जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरियम स्यूडोमोनास फॉर क्लियरिंग ऑयल स्पिल्स। ठीक है, पहला बायो पेटेंट जो करवाया गया वो फॉर स्यूडोमोनास करवाया गया। क्यों? क्योंकि स्यूडोमोनास क्या कर रहे हैं? ऑयल स्पिल्स को कंजर्व कर रहे हैं, क्लिनजिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, then patent jointly issued by Delta and Pineland Company and US Department of Agriculture having the control of the plant gene expression। तो ये एक दूसरा पेटेंट उन्होंने यहाँ पे बताया है जो कि प्रोटीन टॉक्सिक ये पर्टिकुलर प्लांट पे किया गया है। ठीक है, सो दिस इज अगेन थ्योरेटिकल पार्ट। देन बायोपायरेसी। ठीक है, बायोपायरेसी पे आते हैं। बायोपायरेसी क्या है? थेफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल things। Biopiracy is defined as theft of various natural products। natural products की thefting करना and then selling them by getting patent without giving any benefits or compensation back to the host country। मतलब मैंने किसी का डेटा, अगर आपने किसी का डेटा अगर ये कर लिया, थिफ कर लिया, चुरा लिया, और आप उसको अपना एज अ खुद का पेटेंट करवा के आप यूज़ कर रहे हो, और उसका जो क्रेडिट है, उसका जो रिकॉग्नाइजेशन है वो अगर आप सामने वाले को नहीं दे रहे हो, देन यू आर डूइंग बायोपायरेसी। ठीक है, ये बायोपायरेसी होता है। ठीक है, इट इज़ अ थिफ ऑफ वेरियस नेचुरल प्रोडक्ट एंड देन सेलिंग इट, और आप जिसका है उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अनऑथराइज्ड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल यूज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। बराबर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने नॉलेज का, अप्रोप्रिएटली नॉलेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बायो पेटेंटिंग ऑफ बायो रिसोर्स और ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ। अब पहले के ज़माने में बेटे बहुत ज़्यादा देखा जाता था कि अब अगर आपको हमारी कंट्री के बारे में पता है, हमारी कंट्री कितनी रिच थी साइंस में। ठीक है, देयर आर वेदास विच यूज टू गिव द नॉलेज अबाउट ऑल द डिजीज। देयर वर साइंटिस्ट लाइक not scientist but a surgeon like Shushruत। तो we are having so rich heritage। ठीक है, हमारा हेरिटेज इतना रिच रहा है, लेकिन ठीक है, हमसे ही चोरी करके जो लोग डेटा लेके गए उन्होंने ही पेटेंट कॉपीराइट करना शुरू कर दिया, और ये कॉपीराइट का जो एक सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, तो हमारी चीज़ें तो चोरी हो गई, और अभी वो चीज़ उसको पेटेंट करते हैं और वो अपने नाम से लॉन्च करते हैं। और हम इंडियंस का प्रॉब्लम भी है, वी आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न पीपल कि जब तक कि वो नहीं बताते हैं हमें, तो हमको तो पता ही नहीं रहता ये चीज़ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट भी करती है, इसके भी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, या आप मराठी में क्या बोलते हैं, या आपके कोई अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कुछ, तो फ्लैक्स सीड्स को क्या बोलते हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, देन यू कंसिडर। ठीक है, हमारे पास चीज़ें हैं लेकिन हमको उसका महत्व नहीं पता, अनटिल एंड अनलेस कोई और हमको बताए बाबा अलसी है ना, फ्लैक्सीड, इसका कितना बेनिफिट है ना, ओमेगा रिच न्यूट्रिशनल कोरियन फेस मास्क, हाँ अब हम यूज़ करेंगे, है ना। ये चीज़ रहती है हमारे पास कि हम खुद से खुद का ग्लोरियस पास्ट या हमारे सिविलाइजेशन पे प्राउड करने के बजाय हम दूसरों का वेट करते हैं। लेट यू रिकॉग्नाइज योर आर थिंग्स एंड देन वी विल से कि हाँ भाई हमारे पास था ये, तो ऐसे। ठीक है,
अब अनलॉफुल, अब क्या होता है, कुछ पहले के ज़माने में बेटे ट्रेडिशनल लोगों से, जैसे ट्राइबल से लोग सीक्रेट्स चुरा लेते थे दवाइयों के, उनकी बुक्स ले लेते थे, उसको ट्रांसलेट कर लेते थे, उनसे मेडिसिन बनाते थे, पेटेंट। बेचारे जो लोगों को पता है उन लोगों का कुछ नहीं, कुछ रिकॉग्नाइजेशन नहीं, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, बायोपायरेसी आपको देखने मिली ये 3 प्लांट्स में। ठीक है, ओके, आज़ादी रचता इंडिका दैट इज नीम प्लांट में आपको बायोपायरेसी देखने मिली, बासमती के राइस में आपको बायोपायरेसी देखने मिली, पेटेंटिंग ऑफ हल्दी टर्मरिक में आपको बायोपायरेसी देखने मिली। ठीक है, ये तीनों चीज़ हम इंडियन सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे अनटिल एंड अनलेस समबडी विल पुट फॉर दिस थ्योरीज। ठीक है, तो हमने ये वेट किया उन चीज़ों का। नाउ ऑल्सो बहुत देर नहीं हुई है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि हमारी कंट्री में सच में बहुत सारी चीज़ें हैं टू बी रिसर्च, टू बी स्टडीड एंड टू बी पुट फोर्थ बाय द इंडियंस, बट इट टेक्स अ लिटिल टाइम अनटिल एंड अनलेस वी रिकॉग्नाइज आवर पोटेंशियल। ठीक है, कि हम अपनी चीज़ों पे ये करें। ठीक है, अब पायरेटिंग इंडियाज ट्रेडिशनल नॉलेज, इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, यूजेस ऑफ नीम, नीम की प्रॉपर्टी आज भी राइस में, ठीक है, आज भी खाने की चीज़ें में हम नीम डालते हैं। ठीक है, किसी को अगर वो डिजीज़ होती है, स्किन एलर्जीज होती है, हम नीम लेके आते हैं। क्यों? एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, सालों से कर रहे हैं, अभी से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन द USDA एंड द अमेरिकन MNC WR ग्रेस सॉट अ पेटेंट, इन्होंने पेटेंट निकाल दिया। ठीक है, क्या पेटेंट निकाल दिया? द मेथड फॉर कंट्रोलिंग ऑन प्लांट्स एड हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्टेड नीम ऑयल। तो उन्होंने उस टाइम नीम की जो फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, बट ये चीज़ें फिर हमारा खुद का नॉलेज पुराना रहा है। अब इन्होंने देखो भैया बासमती जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ग्रो होता है, ठीक है, इसको नाम दे दिया इन्होंने, क्या नाम दे दिया? बासमती राइस लाइन एंड ग्रेन्स। ठीक है, विच टेक्सास बेस्ड अमेरिकन कंपनी, इन्होंने इसको पेटेंट कराया विथ US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस USPTO इन 1997, और ये बायोपायरेसी करके इन्होंने इसका नाम टेक्सामती रखा है, टेक्सामती। ओके, सो यू कैन से दिस इंडिजीनियस वेराइटी है, ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रो होती है। ठीक है, अब वेरी ब्रॉड क्लेम्स अबाउट इन्वेंटिंग द राइस एंड द बेसिस ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, अब उन्होंने ये जो राइस पे उन्होंने क्लेम किया था, वो बाद में रेजिस्टेंस के बाद उन्होंने ये चीज़ जो है वो बैकफुट जो है वो क्लेम की है। ओके, अब नाउ हल्दी टर्मरिक बायोपायरेसी। ठीक है, हल्दी की बायोपायरेसी हो चुकी है। हल्दी जो हम हमारे खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, हम हमारे मेडिसिन में यूज़ करते हैं, खांसी सर्दी होती है तो भी हल्दी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो हल्दी है, ठीक है, अ पेटेंट क्लेम अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज हल्दी was made by two American researchers of Indian origin। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर में US पेटेंट ट्रेडमार्क जो है ये लिया, ये ग्रांट हुआ था उन्हें मार्च 1995 में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी बिकॉज हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हल्दी वॉज अ न्यू, नॉट अ न्यू डिस्कवरी, बट इट वॉज ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारे आयुर्वेदास में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन है। ओके, देन CSIR दैट इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इन्होंने इसके लिए जब हल्दी पे ये पेटेंट आया, उन्होंने पूरा स्टडी किया कि कहाँ से शुरुआत हुई, किसने पेटेंट लिया। ठीक है, उन्होंने उसको पूरा रिवैल्यूएट किया, उसकी पूरी तह तक गए बेटा, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फाइनली दे गेव अ रिजल्ट ऑन व्हाट दे टोल्ड कि दिस हल्दी, ठीक है, ये जो हल्दी है ये आपने नहीं ये किया है, इन्वेंट किया है, ये हल्दी के जो बेनिफिट्स है, दिस इज नॉट समथिंग इन्वेंटेड बाय यू बट रेदर इट वाज इन्वेंटेड बाय अस, मीन्स इंडियंस वर ऑलरेडी यूजिंग इट। ठीक है, तो दिस ऑल नॉलेज इज विथ अस, बट एनी हाउ वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि हमारा ये जो एक कल्चरल हिस्ट्री है वो कितना रिच है। साइंटिफिक वर्ल्ड में भी हम काफ़ी अच्छे इस पे थे, मुकाम पर थे, बट एवरीथिंग वन रूइंड बिकॉज हमने कभी वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और कोई और हमारी वो चीज़ लेके चले गए और उन्होंने जस्ट बिकॉज पेटेंट कर दिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट मैंने जितना आसान हो सकता है उतना आसान आप सभी के लिए बनाने की कोशिश की है। आई होप यू लाइक इट। Thank you very much to listen all this with so much attention. I hope this will help you for your exams.